Greetings of the day, dear learners. Today we are going to discuss about the poem Father and the Son, its explanation, some of the poetic devices, and some multiple choice questions based on the class taken on 21st and 2nd November. So, this would be a very interesting video. Hope all of you would enjoy it. Let us start. First of all, while we were explaining the poem stanza wise before the two classes, we have discussed that poem, the main theme is about the generation gap. The poem is based on the generation gap between the son and the father. So in nowadays also we can find different opinions between father and son because of their age, because of their opinions, and they have many differences in their thoughts. So what is actually generation gap? We will learn here that a generation gap is a situation in which older and young people do not understand each other because of their different experiences, opinions, ideologies, habits and behavior. So this is generation gap. This is the definition of generation gap. So इन दिस हम कह सकते हैं कि जनरेशन गैप एक ऐसी एक टर्म है जिसमें एक बड़ी उम्र के लोग हैं और एक उससे कम उम्र के लोग हैं, उन दोनों के विचार नहीं मिलते हैं। कई सारी चीज़ों में उन दोनों के थॉट्स होते हैं, उनका व्यू पॉइंट होता है, वो डिफरेंट होता है, उसे वो एक दूसरे के व्यू के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। दैट इज कॉल्ड जनरेशन गैप। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लो, आज का टाइम जो टेक्नोलॉजी का, वी आर लिविंग इन टेक्नोलॉजिकल एरा, और जो मल्टीटास्किंग आप अपने फ़ोन पे कर पाते हो, आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंडफादर उसको बड़ा डिफ़िकल्ट समझते हैं। तो इस वजह से वो अपने टाइम में जो अपना टाइम को पास करने के लिए जो काम करते थे, और आज के टाइम में आप जो मल्टीटास्किंग फ़ोन पे करते हो, वो इस टॉपिक पे अगर बात करोगे तो जो आप लोगों के डिफरेंसेस होंगे वो किस वजह से हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप, क्योंकि उनकी जनरेशन में ऐसा नहीं होता था और आपकी जनरेशन में ऐसा होता है। आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो कुछ और नई टेक्नोलॉजी या कोई अलग से चीज़ यूज़ करेंगे, तो उस समय आपके बीच में और उनके बीच में भी जनरेशन गैप क्रिएट हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड द जनरेशन गैप। तो मैं एक बार आप लोगों को फिर से जो है पोएम का जो मेन हमने अभी तक डिस्कस किया उसको मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अबाउट द पोएट, कि पोएट में क्या है? दिस पोएम इज रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। एलिजाबेथ जेनिंग्स, शी वाज बोर्न इन बोस्टन, लैंकाशायर, इंग्लैंड, एंड हर नेशनलिटी वाज ब्रिटिश। उसके और कुछ जानेंगे इनके बारे में। एलिजाबेथ जेनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोएट्स ऑफ 20th सेंचुरी। ओके, 20th सेंचुरी की मॉडर्न एरा ऑफ लिटरेचर जो है इंग्लिश का, उसकी सबसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है। शी वॉज बोर्न इन लैंकाशायर इन जुलाई 18, 1926। शी लिव्ड मोस्ट ऑफ हर लाइफ इन ऑक्सफोर्ड। सो ऑक्सफोर्ड में वो रही है ज़्यादातर टाइम। उनके जो फादर थे वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। हर वर्क्स इंटेंशनली रिलेट्स पर्सनल मैटर्स, पर्सनल फैमिली मैटर्स पे उन्होंने अपनी जो भी पोएम थी या फिर कई सारी स्टोरीज लिखी है वो फैमिली रिलेशनशिप्स के ऊपर है ज़्यादातर। एंड ऑब्जेक्टिव स्टाइल, और अलग अलग इधर उधर से जहाँ के भी पर्सनल मैटर है, फैमिली मैटर मिले, उन्होंने उसके ऊपर लिखा है। नेक्स्ट, द प्रोलिफिक राइटर कंसिस्टेंट डिवोशन टू पोइट्री। ओके, ज़्यादातर उन्होंने पोइट्री को ही अपना पोइट्री को प्रेफरेंस किया है। इन द 20 बुक्स ड्यूरिंग हर लाइफ, द पोएटिक जीनियस डाइड इन 2001 October 26 in a care home at the age of 74। सो लगभग 74 की एज में वो एक केयर होम, डे केयर होता है जहाँ पर, या फिर वो ओल्ड एज होम का जो रहते हैं वहाँ पर उनको वो उन्होंने अपनी शीट took her last breath. So this is about the poet. Then it is a poem
your poem. The poem consists of 4 stanzas. Okay, we have discussed earlier. Then it is stanza 1, explanation. So what is the actually in the stanza 1? The poet shares his feelings regarding his relationship with his son. He doesn't understand or know anything about his son in spite of living together for many years. He is trying to continue a relationship like how when he was small. So यहाँ पर फादर ने अपनी जो एगोनी है, अपनी फ्रस्ट्रेशन है, उसको निकाला है फर्स्ट स्टैंजा में और बताया है कि वो अपने बेटे के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, डिवास्टेटिंग है, ओके, और एक ड्रिफ्टिंग रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, जिसको वो मैंड करना चाहता है, फिर से बुनाना चाहता है जैसा वो बचपन में था. उसके बाद नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा क्या है. इन दिस स्टैंजा फादर एक्नॉलेजेस हिज रोल इन द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन हिज चाइल्ड एंड हिमसेल्फ. फादर एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसके और उसके बेटे के बीच में जो आज के टाइम में कम्युनिकेशन गैप है वो उसकी वजह से, तो एक्सेप्ट करता है अपनी मिस्टेक को, उसके जो फेलियर है. He has taken in all effort to bring up as he wished, but his son has got his own mental plane. तो अभी उसके जो सन है वो कुछ और करना चाहता है, वो उनके फादर की बातें नहीं सुन रहा, अपने फादर की बातें नहीं सुन रहा है. So his son was in a place that he could not access. तो वो यानी कि उनका जो मेंटल स्टेट है उसके बेटे का अब वो अलग तरह से हो गया है. वो अपने पापा को क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है वो ज़्यादा उस पर नहीं सोचता है, उसे अपने लाइफ के बारे में ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है. नेक्स्ट स्टेंजा को देखो. थर्ड स्टेंजा में क्या, देयर इज अ साइलेंस बिटवीन द फादर एंड द सन. द फादर वेरी बैडली विशेस दैट लाइक प्रोडिगल सन की मैंने आप लोगों को बताया था, इट इज अ बिब्लिकल रेफरेंस, ओके, एज अ मेटाफर यहाँ पर यूज किया गया है. पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज की गई है, पैराबल का यूज करके, मेटाफर, क्योंकि इसका रेफरेंस कहां से लिया गया है, बाइबल से, जिसमें ल्यूक नाम का एक लड़का होता है और अपने वो फादर की प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेता है, जितनी भी प्रॉपर्टी उसको मिलती है बेचता है और एंजॉय करता है अपनी लाइफ को. बाद में जब सब कुछ उसके खत्म हो जाता है वापस वो अपने फादर के पास आ जाता है. तो वो ऐसे ही कहता है यहाँ थर्ड स्टेंजा में, फादर की तुम भी अगर तुमने कुछ नुकसान किया है अपनी लाइफ में तो आप वापस आ जाओ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा. तो फादर थर्ड स्टेंजा में अपने बेटे को अपने वापस बुलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है. प्रोडिगल सन इज अ कैरेक्टर वेन यहाँ पे दिया भी गया है न्यू टेस्टामेंट जो कि एक जीसस क्राइस्ट की लाइफ, जो उनके सरमन्स हैं उसको दर्शाने वाली एक बुक है बाइबल से जुड़ी हुई. नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए बेटा, इन द नेक्स्ट द सन स्पीक्स फॉर, और फोर्थ स्टेंजा में सन खुद भी ये फील करता है कि हाँ उनके फादर और उसके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है, एक जनरेशन गैप आ गया है. वो अपने फादर को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे और उनके फादर उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे. तो बेटा भी ये बातें सेम सोचता है जैसे फादर सोच रहा है, जबकि दोनों को इसके बारे में नहीं पता है. रीजन इज कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे एक दूसरे से, बट एक्सेप्ट दोनों कर रहे हैं, हाँ दोनों की कमियां हैं, दोनों की गलतियां. सो ऑल्सो फाउंड टू बी सैड अबाउट द गैप अराउज्ड बिटवीन देम. He doesn't understand himself. Both are ready to forgive each other as a gesture of that. They put out an empty hand, but neither places his in the other's hand. Okay, वो दोनों एक दूसरे से मैंड अप करना चाहते हैं, एक दूसरे से के साथ अच्छे रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट उसके लिए कोई भी ट्राई नहीं कर रहा है. लास्ट स्टेंजा में जैसे लास्ट स्टेंजा में बोला गया है, वो अपने हैंड पुट आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं अपने हाथ, बट वो ये सोच रहे हैं कि पहले हाथ कौन आगे बढ़ाएगा. तो यहाँ पर भी जो लास्ट में जो पोएम है हमारी एक पॉजिटिविटी के साथ खत्म हो जाती है, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे चल के फादर या फिर सन दो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे और एक दूसरे से अपनी जो बातें शेयर करेंगे. तो ये पोएम की यहाँ तक एक्सप्लेनेशन थी. उसके बाद हम इसके कुछ पोएटिक डिवाइसेस है बेटा, पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं. सबसे पहले हमारी जो इसमें पोएटिक डिवाइसेस जो है दैट इज एंटीथेसिस. लास्ट जो द चाइल्डहुड जब मैंने पढ़ी थी पोएम, उसमें भी एंटीथेसिस यूज हुआ है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटीथेसिस? इट इज अ डिवाइस इन विच टू कॉन्ट्रास्टिंग और opposing
आइडियाज आर पुट टुगेदर, ओके, यानी अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रख दिया जाता है इसमें, दैट इज कॉल्ड एंटीथेसिस। अब कौन कौन सी लाइनें हैं जहां पे यूज हुआ है, लाइक द लैंड इज हिज and none of mine, okay, land is his but none of mine, his and mine, those are opposite words. So here in the poem or in this line antithesis is used. Then next poetic device is used alliteration. alliteration ऐसा है अनुप्रास अलंकार जो कि यूजुअली हर एक पोएम में यूज होता है, यहाँ पर भी ऐसे ही है, कई जगह पे यूज हुआ है। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ alliteration? It is a repetition of the same consonant sounds or same letters at the beginning or most of the words in a sentence, ठीक है, सेम साउंड रिपीट होती है बार बार एक स्टेंजा में या फिर एक पूरे स्टेंजा में या फिर एक सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड alliteration. सो पोएम में कहाँ यूज हुआ है, लाइक साइलेंस सराउंड्स अस, ओके, एस का रिपीटिशन हुआ है यहाँ पे दोनों में, तो यहाँ पे alliteration है। Next, the seed I spent or shown. The seed I spent or shown. तो here also S 3 times S repeat हुआ है, स की साउंड है, तो it is also alliteration. Next one is the home he knew. So here H, okay, ha की साउंड है, तो here alliteration is also used. Next one, metaphor. ओके, मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन जब आप करते हो विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज, सो इट इज इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, इट इज इम्प्लिसिट कंपैरिजन मेड बिटवीन टू अनलाइक मींस दोनों में सिमिलैरिटी नहीं होती है, ओके, डिफरेंट होते हैं वो, पर उनका कंपैरिजन किया जाता है, लिविंग का नॉन लिविंग के साथ, ओके, और लिविंग का लिविंग के साथ भी कर देते हैं, दैट एक्चुअली हैव समथिंग इन कॉमन, और दोनों में कॉमन कुछ उनमें सिमिलैरिटीज होती है। सो यहां पर कहां पे हुआ है मेटाफर यूज, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, तो यहां पे द वर्ड सीड, ओके, द सीड शोन एंड द लैंड आर मेटाफर्स। सीड यानी कि बीज, जो उन्होंने यूज किया है, सीड में बीज होता है वैसे तो सीड का मीनिंग, बट वहां पे फादर अपने बेटे के लिए यूज कर रहा है। लैंड यहाँ पर उसके मेंटल स्टेट को बोला गया है, सन के मेंटल स्टेट को, जो वो सोच रहा है आज के टाइम में, या फिर उसका जो स्पेस है, उसका जो सोचने का जो स्पेस है, वो व्हाट ही लाइक्स व्हाट ही डिसलाइक्स। और शोन यानी जो उगाना है, बट वहां पे उगाना नहीं था, वहां तो बच्चे का जो जन्म हुआ था उसने उसको जिस तरह से बड़ा किया है, ठीक है। दीज आर मेटाफर्स, द फादर्स एफर्ट्स दैट ही मेड टू बिल्ड लविंग रिलेशनशिप विद हिज सन एंड द सन्स हर्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर मेटाफर, एज अ मेटाफर इसका मीनिंग यहाँ पे ये वो। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली क्या होता है, सिमिलर और मेटाफर दोनों सेम ही है, बट सिमिली में क्या होता है, एज और लाइक का यूज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इज सिमिली, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, तो इन दिस लाइन लाइक इज यूज्ड, सो लाइक और एज यूज होता है किसी लाइन में, किसी स्टैंजा या किसी भी लाइन में, तो वहां पर हम सिमिली कि वहां पे सिमिली पोएटिक डिवाइस यूज किया जाता है। सो ये पोएटिक डिवाइस थी। इसके बाद बेटा कुछ एक 5-7 हुए हैं। There are some multiple choice questions, MCQs, based on the observation of the poem. So आप गैस कर सकते हैं साथ साथ में इनका कि कौन सा आंसर रहेगा, as well as you have to note down these question answer as an MCQ and write in your note. Okay, it would be your homework. First question, आप गैस कीजिएगा और मैं भी आप लोगों को आंसर बताऊंगा, बट बाद में आप लोग इसके अपने नोट में जरूर कर लीजिएगा, जरूर लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फादर टू सन? सो इट इज वेरी इजी, अभी हमने अबाउट द पोएट पढ़ा भी है और पहले भी। सो हु इज द पोएट हियर? वॉल्ट विटमैन, शर्ले टॉलसन, एलिजाबेथ जेनिंग्स और खुशवंत सिंह? क्वेश्चन इज सी, एलिजाबेथ जेनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पोएम फादर टू सन अबाउट? व्हाट इज द पोएम फादर टू सन अबाउट? तो फादर टू सन जो ये पोएम है, ये क्या हमें बता रही है, व्हाट शी सिग्निफाइड फॉर? Unsettling relationship between father and son, father's old age, son comparing him to his father, father talking to son about his childhood. Okay, what is the key point? Okay, क्या है इसमें? I think
A would be the correct answer. Unsettling relationship between father and son. ये लाइन जो हमारी फादर टू सन पोएम है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है. अनसेटलिंग रिलेशनशिप है, ड्रिफ्टिंग रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में, स्ट्रेन रिलेशनशिप. अगेन थर्ड क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज द सन? हाउ ओल्ड इज द सन व्हेन हिज फादर rants about his agony to his son. ओके, वो अपने बच्चे के बारे में जब फादर बता रहा है सन के बारे में, तो उसका सन कैसा है? चाइल्ड है, ग्रोन अप है, ओल्ड है, कैसा है? टीनेजर है, ग्रोन अप है, चाइल्ड है, जस्ट बिकेम अडल्ट है, कैसा है? सो वी कैन से ही हैज नाउ ग्रोन अप, ही इज अ ग्रोन अप चाइल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन. फादर टेल्स हिम दैट ऑल्दो दे हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर इयर्स, ही, तो इस लाइन को पूरा करेंगे आगे, क्या है? ही एनवाई हिम, adore him, doesn't understand him or finds him cunning. C would be the correct answer, doesn't understand him. Next question, what happened when he tried to build a relationship with him in his childhood? So he was successful. चाइल्डहुड में जब अपने बेटे के साथ वो रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहता तब वो क्या रहा? सक्सेसफुल रहा या नहीं? He was successful, his efforts were in vain, he was halfway successful, none of them. तो आंसर would be B, his efforts were in vain. उसने जो प्रयास किए थे वो सब क्या हुए? अनफ्रूटफुल रहे. Does father know about his son likes and dislikes? Does father know about his likes and dislikes about his son? Yes or no? इसका आंसर आप लोग देना. Next, why does the father use I in a line? I means first person narrative में उसने पोएम को लिखा है. The seed I spent or shown it where he was talking about communication gap. तो इसमें क्या बताया उसने यहाँ पर अपने आप को एक्नोलेज किया, अपनी मिस्टेक को, टू एक्नोलेज हिज रोल इन द कम्युनिकेशन गैप, कि उसने एक्सेप्ट किया कि कम्युनिकेशन गैप जो है उनके बीच में, वो उसमें उसका बड़ा ज्यादा रोल है, वो अपने फेलियर को, मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहा है. तो 8 क्वेश्चन है, डिस्पाइट ऑल हिज एफर्ट्स टू फिक्स द कम्युनिकेशन गैप वाज द सन एबल टू अंडरस्टैंड हिम? क्या सन को अंडरस्टैंड करने में कैपेबल रहे? यस और नो? सो यस और नो, क्या बताएंगे? Despite all efforts to fix the communication gap, was the son able to understand him? No, I think the child is not able to understand what his father wants from him. What is the meaning of the child is built to my design, yet what he love I cannot share? तो इसमें इस लाइन में क्या कहा गया है? His son looks like him and yet they share everything like each other. His son looks like him yet they don't have anything to share. His son doesn't look like him, neither does his son looks like him. तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? बी. बी में क्या था? ये his son looks like him yet they don't have anything to share. And last question, what is the meaning of the word prodigal used in the third stanza? Prodigal, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बेटा आप लोग खुद ही लेंगे, क्योंकि प्रोडिगल के बारे में अभी मैंने एक स्टोरी भी बताई थी, तो क्या मीनिंग यहाँ पे इसका रहेगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ राइट दोज MCQ in your notebook and do the homework, okay, in a neat and clean manner. Thank you.